सर्वे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 3। पहले चैप्टर का थर्ड पार्ट है ये। इससे पहले 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें देख लें, क्योंकि वो पार्ट देखेंगे तो आपको चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पार्ट 3। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इससे पहले 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें करेंगे हैदराबाद। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है कि हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी रियासत थी, चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। पुराने हैदराबाद में आज के कुछ हिस्से महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश ये शामिल थे। यहाँ के शासक को निजाम कहा जाता था। निजाम जो होता था वो दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में आंका जाता था। इसके बाद देखो येलो कलर से जो है, इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच में निजाम के शासक के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा, क्योंकि ये जो निजाम था उनके साथ बहुत गलत करता था। तेलंगाना के जो किसान थे उन्होंने उसके शासन के खिलाफ दुखी थे, वो उसके शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं ज़्यादा अक्सर निजाम का शिकार बनती थी, तो महिलाओं ने भी क्या करा, आंदोलन करा। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन चुका था। तो निजाम ने क्या करा, जब देखा कि लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो उसने अपने एक अर्धसैनिक बल को भेज दिया, रवाना किया। यानी वो अर्धसैनिक बल, उसका नाम रजाकार होता था। वो जो रजाकार होते थे वो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी होते थे। सांप्रदायिक जो अपने धर्म को अच्छा माने, दूसरों से नफरत करें, और अत्याचारी तो थे। रजाकारों ने क्या करा, गैर मुसलमानों यानी जो मुसलमान नहीं थे उनको खास तौर पर अपना निशाना बनाया और उनके साथ मारपीट करी बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या है। इसमें यह है कि रजाकारों ने लूटपाट मचा दी, हत्या की, बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में हमारी सेना और इनके निजाम के ये जो सैनिक थे इनके बीच में लड़ाई हुई। इसके बाद कुछ दिन रुक रुक के लड़ाई चलती रही और बाद में ये हार गए और इन्होंने क्या करा, आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का विलय हो गया। अब देखते हैं दूसरा, मणिपुर। मणिपुर के जो राजा थे राजा बोधचंद्र, ये भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में रियासत में विलय पर इन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। इसके बदले में इन्हें आश्वासन दिया था कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्तता है, जो भी मतलब ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाएगा। और जनमत के दबाव में उन्होंने क्या करा, 1948 के जून में चुनाव कराया। इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर पहला भाग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, देश का पहला भाग है जहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया, यानी सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय पर सवाल है, मतभेद है, क्योंकि मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि भारत रियासत में मिल जाए, लेकिन बाकी राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि भारतीय रियासत में मणिपुर मिले। इसी का खामियाजा ये है कि आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो हमसे नफरत करते हैं कि हिंदुस्तान ने जबरन उन्हें अपने में शामिल कर लिया। और यहाँ पे एक चीज़, सार्वभौम वयस्क मताधिकार आई थी, इसका मतलब ये होता है कि सभी को, जो उस टाइम पे वैसे वोट डालने की उम्र 21 साल होती थी, जो भी 21 साल का है वो वोट दे सकता है। आज के टाइम पे क्या है, वोट देने की उम्र 18 साल है। तो ये एक संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, उसके बाद उम्र घटा दी गई थी। लेकिन उस टाइम पे देश जब आज़ाद हुआ था या उसके बाद जो भी था, उस टाइम पे उसकी एज अलग होती थी। तो दोस्तों देखते हैं, अब मणिपुर का विलय हमने कर दिया है। आगे देखते हैं हम इस स्क्रीन में कि आगे क्या है। ये हो गया राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन ये था कि राज्यों को कैसे दोबारा से मतलब एक साथ लाया जाए, कैसे जोड़ा जाए। इस पर समस्या आ रही थी कि भाषा के आधार पर अगर जोड़ेंगे तो समस्या है, क्योंकि हमारे देश में भाषाई सांस्कृतिक जो बहुलता यानी कि जो वैरायटी है बहुत ज़्यादा है, और हम ऐसा चाह रहे थे कि देश की एकता भी खंडित ना हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय कर दी गई थी। अंग्रेजों ने जैसे जैसे जीता भारत, जो जो क्षेत्र आते गए उसको वो अपना मानते गए, इस तरीके से था। रजवाड़ों के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है, ये सारी चीज़ें तय थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब तो हमें अपने हिसाब से करना था। 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन के बाद क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन यानी राज्यों को दोबारा से जो बनाया जाएगा वो भाषा के आधार पर होगा, और भाषा के आधार पर होगा। आज़ादी के बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। नेताओं को अब ऐसा लग रहा था कि अगर भाषा के आधार पर बांट देंगे तो अव्यवस्था फैलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो था कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे।
अलग अलग भाषाओं को, अगर सब एक को हमने भाषा के आधार पर बांट दिया तो दूसरे राज्यों से मांग उठेगी कि हमें भी बांटो। इससे फिर और ज़्यादा समस्या आएगी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क गया। पुराने मद्रास जो आज का तमिलनाडु वाला एरिया है और आंध्र प्रदेश शामिल है, इससे कुछ हिस्से मौजूद केरल एवं कर्नाटक में भी आज के टाइम पे विशाल आंदोलन हुआ। और इसमें इसमें क्या मांग थी कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी जो लोग हैं, तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए नया राज्य बना दिया जाए जिसका नाम आंध्र प्रदेश हो। और इसके बाद आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधीवादी श्री और पोटी रामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों तक भूख हड़ताल की। उसके बाद क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो दंगे फसाद होने लगे। ऐसे में सरकार ने क्या करा, मजबूर होकर आंध्र प्रदेश 1952 में क्या कहा कि दिसंबर में आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बना दिया जाएगा। ये देखो भाई, मैप मैप में तुम्हें कुछ दिख रहे होंगे कि उस टाइम पे कैसे ये राज्य थे। उस टाइम पे हमारे देश में लगभग 14 राज्य के आसपास ही थे और आज हमारे यहाँ पे 29 राज्य। तो ये राज्य कैसे बने हैं, ज़मीन थोड़ी ना बढ़ती है कभी, इन्हीं को काट काट के यानी टुकड़े कर करके इनके राज्यों की संख्या बढ़ाई गई है। ये मैं तुम्हें लास्ट में इस पार्ट की बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कौन सा राज्य कब बना। इससे पहले हम देख लेते हैं ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो वो आपको यहाँ से दिखेगी। क्या था भाई कि दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। सरकार को इसी का डर था और संघर्षों के से बाध्य होकर मजबूर हो गए सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। अब क्वेश्चन बनेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953 में। इसका काम क्या था, तो इसका काम यही था कि राज्यों की सीमा सर्वे करना, सीमांकन करना, वहाँ पे देखना कि कौन सी जगह पे कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, उसके आधार पे रिपोर्ट देना था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कानून है वो पास हो गया। इस अधिनियम के आधार पे 14 राज्य थे उस टाइम पे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये थे आज के टाइम पे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इसमें क्या था कि भाई आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता ये थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता में आंच आएगी। क्या होगा, नेताओं को ऐसा लग रहा था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनवाएंगे तो अलगाववाद की भावना पनपेगी, देश को मतलब खतरा हो सकता है, देश की अखंडता को खतरा हो सकता है, वो ऐसा सोच रहे थे। फिर लेकिन बाद में क्या हुआ, जनता का जब दबाव बढ़ा तो सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने का मन बना लिया है कि अब हम भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करेंगे। इसीलिए इन्होंने ये राज्य पुनर्गठन आयोग और ये अधिनियम वगैरह बनाया था। आगे देखते हैं दोस्तों नए राज्यों का निर्माण, कि ये नए राज्य अगर बने हैं तो ये कैसे बने हैं, क्योंकि ज़मीन तो कभी बढ़ती नहीं है, तो ज़मीन तो उतनी ही थी, राज्य उतने ही थे, लेकिन उन्हीं राज्यों में से कुछ भाषा के आधार पे तोड़ तोड़ कर नए राज्य बन गए। इसमें से देखते हैं भाई कौन सा है, ये रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है। क्या था भाई, शुरू में अगर हम देखें तो गुजरात में गुजराती मराठी ऐसे मतलब भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, तो इन्होंने मांग करी अपने लिए अलग राज्य की। एक आंदोलन हुआ 1960 में, तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बना दिए गए। मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र, गुजराती भाषा के लोगों के लिए गुजरात। पंजाब में हिंदी भाषी और ऐसे 2 तरह के समुदाय रहते थे, वो भी अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो समस्या आ रही थी अब यहाँ पे क्या करें। तो 1966 में क्या था, पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और पंजाब से अलग करके इन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के राज्य बना दिए। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि पंजाब और हरियाणा ही अलग हुए, पर दोस्तों ये क्यों भूल जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी तो वहीं से बना है। तो आप ये ज़रूर याद रखना हमेशा के लिए। और इसके बाद 1972 में मेघालय बनाया गया और इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा अलग राज्य बना दिए गए। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना, जबकि नागालैंड जो है वो तो पहले ही बन चुका था 1963 में। फिर सबसे नीचे देखो ऐसे 3 राज्य छत्तीसगढ़, ये जो कर्सर दिख रहा है आपको, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये सन 2000 में बने थे। और इस तरीके से दोस्तों हमारे जो ये राज्य थे इनका निर्माण हुआ था। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमें